Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video, I start chapter 20 from the book Fundamental of Agriculture Arun Katan Volume 1 and chapter 20 is Manures, Fertilizers and Biofertilizers. अगर आपने previous chapters के वीडियो नहीं देखे हैं तो you can simply visit to the channel playlist and watch it. And in this video, we'll start this chapter. वी हैव टू लर्न अबाउट सम ऑफ द फर्टिलाइजर्स। तो हमारे जो बेसिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, फॉस्फोरिक फर्टिलाइज़र एंड पोटेशिक फर्टिलाइज़र, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के साथ। तो इनके बारे में जो बोला जाता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर के होते हैं। अभी हमने डिस्कस करा था नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आर एसिडिक इन नेचर, बट एक्सेप्ट तीन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को छोड़ के बाकी सारे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और वो तीन कौन कौन से हैं? नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव, CaCN दैट इज कैल्शियम साइनाइड। ये दो हैं बेसिक फर्टिलाइजर्स। एक है कैन, ये भी हमने पढ़ा था, कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको किसान खाद बोलते हैं। ये है न्यूट्रल नेचर की। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में ही आते हैं, बट इनका नेचर एसिडिक नहीं होता। एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि सारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एसिडिक हैं, बट एक्सेप्ट तीन कौन कौन से हैं? नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड और कैन। ठीक है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हमारे एक हमने बेसिक ओवरव्यू डिस्कस कर लिया। अब हम इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं वो टोटल 4 होते हैं। पहला है नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज द नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के जो मेजर पॉइंट्स हैं, वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में जो नाइट्रोजन होती है वो किस फॉर्म में होती है? नाइट्रेट का मतलब होता है NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे NO3 नेगेटिव फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, और ये नाइट्रोजन जो होती है सॉइल में हाईली मोबाइल होती है, जनरली टॉप ड्रेसिंग के लिए सुटेबल होती है और बेसिक नेचर होता है। तो ये तो अभी हमने डिस्कस करा, NO3 का नेचर कैसा है? बेसिक है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है उसमें लॉसेस होते हैं। यू ऑल नो, हमारी नाइट्रोजन हम अप्लाई करते हैं सॉइल में, उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो सेम है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में 2 तरह के लॉसेस आपको देखने के मिलेंगे, लीचिंग लॉस होगा और डीनाइट्रिफिकेशन लॉस। यहाँ पे 2 लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक ओवरव्यू था कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के बारे में। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं। पहला है हमारा सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को ही हम पीटर सॉल्ट भी कहते हैं। तो 3 एग्जांपल्स आपको याद होंगे, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब इसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किस फर्टिलाइजर से कितना % नाइट्रोजन निकलता है। तो सोडियम नाइट्रेट जो है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, दैट इज 16%। ओके, तो 16% नाइट्रोजन यहाँ पे है सोडियम नाइट्रेट में। कैल्शियम नाइट्रेट में थोड़ी सी कम हो गई है, 15.5% नाइट्रोजन है। और लास्ट हमने जो पढ़ा था पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पीटर सॉल्ट बोलते हैं, इसमें जो नाइट्रोजन होती है दैट इज़ 13%। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 44% यहाँ पे पोटेशियम होता है और 13% कम नाइट्रोजन होती है। तो अगर नाइट्रोजन का हाईएस्ट लेवल पूछा जाएगा दैट इज सोडियम नाइट्रेट 16%, कैल्शियम नाइट्रेट 15.5% और पोटेशियम नाइट्रेट में बहुत कम है 13%। तो ये था हमारा नाइट्रेट फर्टिलाइजर के बारे में। तो फर्स्ट वन इज क्लियर एंड द नेक्स्ट वन इज अमोनियम फर्टिलाइजर्स। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं अमोनियम फर्टिलाइजर्स। अब हम डिस्कस करते हैं अमोनियम फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो अमोनियम फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जनरली अमोनियम फर्टिलाइजर्स आर हैविंग नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन NH4 पॉजिटिव में होती है। अब जैसे नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में 2 लॉस हो रहे थे, लीचिंग लॉस हो रहा था और डीनाइट्रिफिकेशन लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे भी अगेन लीचिंग लॉस थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टाइलाइजेशन लॉसेज और डीनाइट्रिफिकेशन लॉस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन तो यहाँ पर भी था, डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे लीचिंग था, लेकिन यहाँ पे लीचिंग कम हो गई। यहाँ पे एक नया आ गया वोल्टाइलाइजेशन लॉसेज, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ जो होते हैं जनरली सुटेबल फॉर वाटर लॉग सॉइल एंड दे आर एसिडिक इन नेचर। तो डिस्कस करा था सारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स भी आर एसिडिक इन नेचर, बट नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स आर बेसिक इन नेचर। ये पॉइंट याद रखना है, डिफरेंस।
इसके बाद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में अगेन यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया में हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, सॉरी हाइग्रोस्कोपिक में नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था एसिडिक होता है, एसिडिक रेसिड्यूज में ज़्यादा होते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब इसमें हमें देखना है कि इनका जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो कितना है। तो अमोनियम सल्फेट से मिलती है 20.5% नाइट्रोजन, ठीक है, बहुत कम होती है 20.5%। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें अमोनियम क्लोराइड तो उसमें 25.5% है, ये थोड़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो अनहाइड्रस अमोनिया इसमें तो बहुत हाई नाइट्रोजन, यू कांट इमेजिन 82% नाइट्रोजन, कितना ज़्यादा है, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें जो हमारा 20 भी क्रॉस नहीं हो पाता ठीक से, 20.5, 25.5, लेकिन जो अमोनियम अनहाइड्रस अमोनिया इसमें 82% नाइट्रोजन है, हाईएस्ट नाइट्रोजन रिकॉर्ड हुआ है, दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नाइट्रोजन है। तो इसका अमाउंट आपको याद रखना होगा, अनहाइड्रस अमोनिया में 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हम जो पढ़ रहे थे, इसमें अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ बोथ अमोनियम एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, यानी जिसमें अमोनियम फॉर्म भी प्रेजेंट हो और नाइट्रेट फॉर्म भी प्रेजेंट हो। अभी तक हमने सेपरेट पढ़ा था, नाइट्रेट फर्टिलाइजर अलग पढ़ा था, अमोनियम फर्टिलाइजर अलग पढ़े थे। अब हम कंबाइन करके पढ़ेंगे कि कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स आते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसको कैन बोलते हैं, किसान खाद बोलते हैं, और लास्ट आता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो इनमें नाइट्रोजन का परसेंटेज देखते हैं कितना होता है। तो जो अमोनियम नाइट्रेट होती है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, 33 से 34%, ठीक है, हाईएस्ट है। लेकिन अभी तक अनहाइड्रस का हाईएस्ट था, अनहाइड्रस अमोनियम का जो था 82% था। फिर जो हमारा कैन आता है, दैट इज़ फुल फॉर्म है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन, और कॉमनली बोलते हैं इसको किसान खाद। इसमें जो नाइट्रोजन है वो 26% होता है, मोस्टली 26% दिखता है। इसके अलावा इसका नेचर जो है न्यूट्रल है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, ठीक है। कैन का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। लास्ट हमारा आता है अमोनियम सल्फेट, इसमें भी 26% नाइट्रोजन है। तो जो कैन है और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है इसमें 26% नाइट्रोजन है। पहला वाला जो हमने पढ़ा था अमोनियम नाइट्रेट, इसमें 33 से 34% नाइट्रोजन होती है। सो दिस इज अबाउट द थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी हमारी आती है अमाइड फर्टिलाइजर्स की, जिसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। यू हैव टू लर्न दिस कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स में कौन सा फर्टिलाइजर्स कैटेगरी है जिसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहा गया है, दैट इज अमाइड फर्टिलाइजर्स। अमाइड फर्टिलाइजर्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्यों कहा गया है, बिकॉज इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन, ठीक है, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हमारे आते हैं वो 2 आते हैं, यूरिया एंड कैल्शियम साइनामाइड। तो यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं। अब इसमें इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NH2CONH2, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है, दैट इज 46%। और यूरिया के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है वो है यूरिया फर्टिलाइजर, और यूरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। यूरिया से पहला क्वेश्चन आ सकता है कि यूरिया किस कैटेगरी में आता है, तो यूरिया आता है अमाइड फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। यूरिया इज अ टाइप ऑफ अमाइड फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आता है। उसके बाद नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है यहाँ पे, 46% नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है। नेचर कैसा है इसका, बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, तो यूरिया इज एसिडिक इन नेचर। इसके अलावा आजकल क्या हो रहा है, नीम कोटेड यूरिया भी चल रहा है। नीम कोटेड यूरिया क्या करता है, इट इज़ अ स्लो रिलीज प्रॉपर्टी एंड इंक्रीज द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। तो नीम कोट यूरिया क्या करता है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा आप रिसेंट जो डेटा है उसमें देखा गया कि सल्फर कोटेड यूरिया भी अब आने वाला है, और ये आ चुका है आई थिंक। तो बुक्स में भी अभी तो नीम कोटेड यूरिया मेंशन था, सो आई विल शेयर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। एंड नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट कैटेगरी, आई मीन अमाइड में जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड में जो नाइट्रोजन होती है दैट इज 21% नाइट्रोजन। और इसके बारे में ध्यान रखना है, जो कैल्शियम साइनामाइड है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नाइदर इम्पोर्ट नॉट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ये हमारे भारत में ना ही तो मैन्युफैक्चर होता है, ना ही तो हम कहीं से इसको इम्पोर्ट करते हैं। तो कैल्शियम साइनामाइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारा यूरिया है। यूरिया से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
नाउ वो डिस्कस द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फर्टिलाइजर दैट इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। अभी हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डिस्कस कर रहे थे। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर 4 तरह के होते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनिकल फर्टिलाइजर और जिसमें दोनों नाइट्रेट और अमोनिकल होते हैं, और दूसरा अमाइड फर्टिलाइजर जिसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो प्रेजेंट थी वो किस में थी, वो थी हमारी अनहाइड्रस अमोनिया वाले में। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का सोर्स क्या है, दैट इज़ रॉक फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड। तो हम क्या करते हैं, जो रॉक फॉस्फेट होता है या फॉस्फोरिक एसिड होता है वहाँ से फॉस्फेट फर्टिलाइज़र ऑब्टेन करते हैं। और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र की 3 कैटेगरी हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में हमने पढ़ा था 4 कैटेगरी थी, लेकिन फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र में 3 कैटेगरी आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र, यानी ऐसे फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र जो वाटर में घुल सकते हैं। इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। इसका फॉर्मूला बनता है, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है CaH2PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही कैल्शियम है, दैट इज वाई मोनो कैल्शियम। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो इनकी ना एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद रखना, एग्जाम्पल्स याद रखना प्लस इसमें कितना फॉस्फोरस है ये याद रखना है, और ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसा फर्टिलाइजर है, वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसा है, वाटर सॉल्युबल है। और इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद रखना है कि कितना फॉस्फोरस पाया जाता है, दैट इज सिंगल सुपर फॉस्फेट कंटेन 16% पी। सेकेंड आता है DSP, दैट इज डाई, DSP में होता है हमारा 32% फॉस्फोरस। देन हमारा आता है TSP में होता है 46 से 48% फॉस्फोरस। सो दिस इज अबाउट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। इसके बाद हमारा आता है DAP में हमारा दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट में हमारा आता है 18% नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन याद रखनी है, इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट है 46% फॉस्फोरस। तो DAP में फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है, दैट इज 46% फॉस्फोरस। उसके बाद आता है MAP। ओके, MAP में 11% तो नाइट्रोजन होती है, और सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट है हमारा निट्रो फर्टिलाइजर्स। निट्रो फर्टिलाइजर्स को सल्फा भी बोलते हैं। इसमें जो NPK होता है वो बराबर होता है निट्रो फर्टिलाइजर्स में। इसमें हमारा जो होता है दैट इज़ 15:15:15, यानी NPK हमारा जो होता है वो तीनों 15 होता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। देखो, सबसे पहला हमारा SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, ये हमारा सही था। तो हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट 16% ओके। इसके बाद जो हमारा DSP आया था, DSP का मतलब है डबल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, डबल सुपर फॉस्फेट में 32% P है, ये भी हमारा ठीक है। TSP का मतलब होता है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, सबसे हाईएस्ट यहीं पे है 46 से 48% ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। फिर DAP दैट इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें 46% P है, ये भी ठीक है। MAP का मतलब होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो अमोनियम फॉस्फेट का यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या हो रहा कि जो MAP होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसमें 11% तो नाइट्रोजन होती है और बाकी 52 जो है नाइट्रोजन होती है, और समटाइम्स यू हैव सी 48% फॉस्फोरस। तो यू कैन करेक्ट इट, 52 भी हो सकता है कहीं कहीं, पर कुछ ऑप्शंस आपको 48 के मिल सकते हैं। तो MAP में 48% नाइट्रोजन 48% फॉस्फोरस होता है। इसके बाद जो लास्ट था निट्रोफॉस्फेट या फिर सल्फर उसको बोलते हैं, इसमें NPK बराबर होता है। तो ये हमारे सारे वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स थे। अब हमको डिस्कस करनी है नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है फॉस्फेट फर्टिलाइज़र की, वो है सिट्रेट सॉल्युबल या फिर यू कैन से वाटर इनसॉल्युबल। तो सिट्रेट जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। पहला हमने पढ़ा वाटर सॉल्युबल, ये जो है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इनको सिट्रेट सॉल्युबल बोलते हैं। या सिट्रेट सॉल्युबल का मतलब कि जो सिट्रेट में घुल सकते हैं, तो सिट्रेट में तो घुल सकते हैं लेकिन पानी में नहीं घुल सकते, यानी वाटर इनसॉल्युबल। इसके अलावा इनका दूसरा नाम होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम 2 होता है, यू कैन करेक्ट दिस इज कैल्शियम 2 Ca2। तो ये Ca3 नहीं होगा, ये 2 होगा। Ca2H
PO4 होल ट्वाइस, दैट इज डाई कैल्शियम। इसमें दो एग्जाम्पल्स आते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है इसमें पहला है डाई कैल्शियम फॉस्फेट और बेसिक स्लैग। डाई कैल्शियम फॉस्फेट में जो फॉस्फोरस होता है दैट इज 33 to 40% फॉस्फोरस, बेसिक स्लैग में होता है 14 to 18% फॉस्फोरस। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज सिट्रेट एंड वाटर इनसॉल्युबल। पहले हमने पढ़ा जो कि वाटर में सॉल्युबल थे, उसके बाद हमने पढ़ा जो वाटर में सॉल्युबल नहीं थे लेकिन सिट्रेट में सॉल्युबल थे। अब हम थर्ड कैटेगरी जो पढ़ेंगे वो है ऐसे फर्टिलाइज़र जो सिट्रेट में भी नहीं घुल सकते और पानी में भी नहीं घुल सकते, यानी सिट्रेट एंड वाटर इनसॉल्युबल। इनका दूसरा नाम होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ट्राई कैल्शियम का मतलब यहाँ पे 3 कैल्शियम बने होंगे, दैट इज Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसमें 3 एग्जाम्पल्स आते हैं, रॉक फॉस्फेट जिसमें 20 से 40% फॉस्फोरस होगा, रॉ बोन मील जिसमें 20 से 25% फॉस्फोरस होगा, ये हमने पहले भी पढ़ चुका था जहाँ पे हम मैन्योर्स के बारे में पढ़ते। जो रॉ बोन मील होती है वो एक तरह की कैसी मैन्योर थी, हमने 2 तरह की मैन्योर डिस्कस करी थी, बल्कि एंड और कंसनट्रेटेड। तो जो रॉ बोन मील होती है वो हमारी कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आता है, ठीक है। और स्टीम्ड बोन मील भी हमारी कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आती है। रॉ बोन मील में फॉस्फोरस थोड़ा कम होता है और स्टीम्ड बोन मील में ज़्यादा होता है, 20 से 30% फॉस्फोरस। सो दिस इज अबाउट द फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। एंड द लास्ट वन इज द पोटेशिक फर्टिलाइजर, यानी जिसमें पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम, ठीक है। तो इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। तो ये फर्टिलाइजर हम इंडिया में तो मैन्युफैक्चर नहीं करते, बाहर के देश से इंपोर्ट करते हैं। और स्पेशली जो रशिया है, हम ये इंपोर्ट करते हैं, रशिया में जो मोरक्को है वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी बनती हैं। फर्स्ट है KCl जिसको हम MOP भी बोलते हैं, यानी पोटेशियम क्लोराइड, जिसको हम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटेश बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जो KCl या फिर MOP होता है, इसमें 60% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। जो हम NPK बोलते हैं ना, बोलते रहते हैं NPK का रेशियो, तो ये NPK में जो K होता है ना, ये MOP होता है, इसमें 60% पोटेशियम होता है। जनरली सुटेबल फॉर एसिडिक एंड हैवी सॉइल्स, तो ये एसिडिक और हैवी सॉइल्स के लिए सुटेबल होता है, बट नॉट फॉर एल्कलीन सॉइल। तो ये हम ध्यान रखना है इसको, KCl को हम एसिडिक सॉइल्स में अप्लाई कर सकते हैं, हैवी सॉइल्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एल्कलीन सॉइल्स में हम इसको अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते एल्कलीन सॉइल्स में? क्योंकि इसकी वजह से जो सॉइल है और ज़्यादा एल्कलीन हो जाती है, दैट इज़ वाई। कुछ क्रॉप्स में हम KCl को अप्लाई नहीं करते। कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिसमें हम KCl को अप्लाई नहीं करते? दैट इज़ शुगर केन, शुगर बीट, टोबैको, टोमेटो, पोटैटो, और जितने भी हमारे शुगर वाले या स्टार्ची क्रॉप्स होते हैं उनमें हम KCl को अप्लाई नहीं करते। रीज़न क्या होता है अप्लाई नहीं करने का? फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे शुगर क्रॉप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन हो गया या शुगर बीट हो गया, इनमें क्या होता है, शुगर एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। हम जो खाते हैं शुगर केन में, शुगर बीट में, वो क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होती है। और प्लांट में जब शुगर एक्यूमुलेशन होता है तो, और अगर हमने KCl डाल दिया या म्यूरेट ऑफ पोटेश डाल दिया, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोराइड आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्लोराइड आयंस क्या करते हैं? शुगर के एक्यूमुलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हम यहाँ शुगर केन, शुगर बीट में KCl को नहीं डालते, अवॉइड करते हैं। इसके अलावा जो हमारा टोबैको होता है, टोबैको में भी हम KCl नहीं अप्लाई करते। रीज़न क्या होता है? क्योंकि टोबैको में हम क्या करते हैं, टोबैको की लीव्स को बर्न करते हैं। हम जो टोबैको का मेन पर्पस क्या है? टोबैको की लीव्स को बर्न करें। लेकिन अगर हमने उसमें KCl डाल दिया ना, तो टोबैको की लीव्स की जो बर्निंग क्वालिटी है ना, वो अफेक्ट होगी। यानी ओवरऑल वी कैन से दैट जो उसकी लीव क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो सकती है। इसलिए हम इन क्रॉप्स में KCl को अप्लाई नहीं करते। सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो इन सारे क्रॉप्स में हम KCl तो अप्लाई नहीं करते, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। इन सारे क्रॉप्स में हम अप्लाई कर सकते हैं पोटेशियम सल्फेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट में क्या होता है। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, और इसमें जो पोटेशियम होता है ये थोड़ा कम होता है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम 60% ये KCl में ही पाया जाता है, यानी म्यूरेट ऑफ पोटेश में। और जो पोटेशियम सल्फेट है इसमें पोटेशियम कम हो चुका है, इसमें जो है 48 से 50% पोटेशियम पाया जाता है।
और इसमें सल्फ़र भी है, क्योंकि सल्फेट है तो यहाँ पे सल्फ़र भी है। सल्फ़र थोड़ा कम है, 17.5% सल्फ़र, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3, इसको सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। अगेन इसमें भी जो पोटेशियम है थोड़ा इसमें सबसे कम है 44%। तो अभी आप देखो सबसे ज़्यादा आपको पोटेशियम मिल सकता है KCl से 60%, फिर पोटेशियम सल्फेट से 48 से 50%, और सबसे कम पोटेशियम पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट में 44%। क्योंकि ये पोटेशियम नाइट्रेट है तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, 13% यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और जनरली ये सारे क्रॉप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे क्रॉप्स में हम KCl तो यूज़ नहीं करते, पर हम इसमें पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो जनरली हम फ्रूट क्रॉप्स में और वेजिटेबल क्रॉप्स में भी अप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। सो फार वी हैव डिस्कस्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बायो फर्टिलाइजर। अब हम बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ चुकी है बायो फर्टिलाइजर्स की, जिसको हम बायो इनोकुलेंट भी कहते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स जनरली जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स। द पॉइंट इज दीज एप्लीकेशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये ध्यान रखना है आपको कि बायो फर्टिलाइजर्स में हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को ही सप्लाई करते हैं प्लांट्स में। यानी ये बायो फर्टिलाइज़र ऐसे फर्टिलाइजर जो प्लांट्स को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सप्लाई करेंगे। यहाँ पोटेशियम हम सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम नहीं होता, सिर्फ नाइट्रोजन होगी और फॉस्फोरस होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इट कैन बी यूज थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सीड्स एंड सॉइल। हम बायो फर्टिलाइजर को जब अप्लाई करेंगे तो सीड में अप्लाई कर सकते हैं, यानी सीड में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम सीड की सोइंग करते हैं, सीड को सोइंग करने से पहले हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं, दैट इज़ वो ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर के संग कर सकते हैं। या फिर हम सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपोस्ट बनाते हुए भी हम उसमें बायो फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे बायो फर्टिलाइजर को हम 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सीड में, सॉइल में या फिर कंपोस्ट बनाते हुए। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एसिलरेट सर्टेन माइक्रोबियल प्रोसेस। क्योंकि वो माइक्रोब्स जैसे ही ऐड होंगे तो उनका माइक्रोबियल प्रोसेस स्टार्ट होगा, और उसकी वजह से जो हमारा जो भी कंपोनेंट होगा या मटीरियल होगा वो न्यूट्रेंट रिच हो जाएगा। और न्यूट्रेंट में भी स्पेशली वो नाइट्रोजन रिच या फिर फॉस्फोरस रिच होगा। तो यानी बायो फर्टिलाइजर्स 2 तरह के होते हैं, नाइट्रोजन वाले और फॉस्फोरस वाले। द नेक्स्ट पॉइंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फॉर्म विच कैन बी एसिमिलेटेड बाय प्लांट्स। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को इस फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं जो कि ईजिली प्लांट्स उनको यूज़ कर सके, एसिमिलेट कर सके। एंड नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स की 2 कैटेगरीज आती हैं। अभी मैंने डिस्कस करा था कि बायो फर्टिलाइजर से 2 न्यूट्रिएंट्स ही प्लांट्स को मिलते हैं, दैट इज़ द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। पोटेशियम का बायो फर्टिलाइजर्स नहीं होता। तो हमें 2 टाइप्स के बायो फर्टिलाइजर डिस्कस करने हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर एंड फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें जो हमारी कैटेगरी आती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में 3 टाइप की कैटेगरी होती है, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग फर्टिलाइजर 3 टाइप्स के होते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, यानी जो इनमें फ्री लिविंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसमें 2 आते हैं, एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम। तो एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम जो है फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट के जो यूजेबल फॉर्म होती है, एसिमिलेटेड फॉर्म होती है, उसमें नाइट्रोजन को अवेलेबल कराते हैं। जो एजोटोबैक्टर होता है ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है, यानी इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये कितनी नाइट्रोजन फिक्स करता है, इट फिक्स 15 to 20 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। क्लॉस्ट्रीडियम में याद रखना है कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कौन एरोबिक है कौन एनारोबिक है। एजोटोबैक्टर एरोबिक होता है और क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है वो एनारोबिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी एसोसिएटिव सिम्बायोटिक की। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक में हमारा एग्जाम्पल आता है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम 20 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज सिम्बायोटिक फिक्सेशन। सिम्बायोटिक फिक्सेशन भी 2 तरह के हो सकता है, जिसमें नोड्यूल फॉर्मेशन हो या फिर जिसमें नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। नोड्यूल फॉर्मेशन जिसमें होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल सबको पता है, हमने स्कूल टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज राइजोबियम। इसमें 2 आते हैं, एक तो राइजोबियम है, दूसरा होता है हमारा एक्टिनोमाइसीड्स। तो जो राइजोबियम और एक्टिनोमाइसीड्स होती है इनमें नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है कि जनरली जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं ना, उनकी नोड्यूल प्रेजेंट होती है वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये लैग हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है।
और फिर बाद में नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और फिर उसको कन्वर्ट कर देगा जिसमें प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सकें। सो यहाँ पे नोडुल फॉर्मेशन में दो आते हैं, राइजोबियम एंड एक्टिनोमाइसीट्स। विदाउट नोडुल फॉर्मेशन में हमारा आता है BGA, दैट इज BGA का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं। इसमें आता है एनाबाइना एंड नॉस्टॉक। तो इनमें क्या होता है, ये जो BGA होता है इसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वाटर फर्न यानी एजोला के संग एसोसिएट रहता है और इसको हम लो लैंड राइस के कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और BGA से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है दैट इज़ 20 to 30 kg पर हेक्टेयर, यानी जो एजोस्पाइरलम था ना, तो आप याद रख सकते हैं, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड दैट जो BGA और एजोस्पाइरलम है इन दोनों में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है दैट इज़ 20 to 30 kg पर हेक्टेयर। ओके, अब आते हैं हम लास्ट कैटेगरी यानी फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। इसमें दो कैटेगरी बनती हैं, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर एंड फॉस्फेट मोबिलाइजर या फिर एब्जॉर्बर। तो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर में हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है और फंगस के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम अप्लाई कर दें सॉइल में तो ये जो फॉस्फेट होता है उसको सोल्यूबलाइज कर देगा सॉइल में। तो पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो यहाँ पे दो बैक्टीरिया हैं, बैसिलस एंड सीडोमोनास। तो बैसिलस सीडोमोनास क्या करते हैं, वे सॉइल में डलते ही फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज कर देंगे ताकि फॉस्फोरस ईजिली सॉइल में सोल्यूबलाइज हो जाए। उसके बाद सॉइल में ये ईजिली प्लांट के थ्रू अपटेक हो जाए, दैट इज बैसिलस एंड सीडोमोनास। फंगस में भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, यहाँ पे एस्परजिलस फंगस होती है और पेनिसिलियम फंगस होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉस्फोरस अब्जॉर्बर या फिर मोबिलाइजर। इसमें हमारा आता है वैम। वैम का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। वैम मतलब होता है वेसिकुलर अर्बेसिकुलर माइक्रोराइजा। ये जो माइक्रोराइजा होता है ये बेसिकली जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के संग एसोसिएट हो जाता है, सिम्बायोसिस एसोसिएट होता है, ठीक है, यानी इनका बेनिफिट होता है, यानी माइक्रोराइजा उनकी रूट्स के संग अटैच होता है और रूट्स जो होती हैं माइक्रोराइजा को अपने संग अटैच रखती हैं। तो माइक्रोराइजा क्या है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फंगस। सो दिस इज अबाउट द फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग फर्टिलाइजर्स और इट इज़ अ टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर में दो ही कैटेगरी आती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से रिलेटेड। सो दिस इज अबाउट द बायो फर्टिलाइजर्स।